बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तुर्की का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा किस तरह बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की का ई वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंस जिसको रेड कार्ड कहा जाता है, उसके अलावा वर्क परमिट जिसे ब्लू कार्ड कहा जाता है, इन तमाम के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग तुर्की पहले जा चुके हैं वो तो यकीनन आने वाले वक्त में उन्हें फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आने वाले चंद सालों में तुर्की की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसलिए लॉकडाउन के बाद जब ये सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी तो तुर्की का वीज़ा, तुर्की का टेम्परेरी रेजिडेंस, उसका वर्क परमिट, इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। इसकी एक मेन वजह दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब 1923 में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो वो कुछ शराइत के साथ हुआ था। तुर्की पर 100 साल के लिए कुछ मुआशी पाबंदियाँ आयद की गई थीं, जिनमें से एक तो ये थी कि तुर्की अपने मुल्क में से पेट्रोल और जो दीगर मादनियात हैं वो 100 साल के लिए नहीं निकाल सकता। उसके अलावा जो बास्फोरस सी है तुर्की के साथ, उसमें जो बहरी जहाज़ आते हैं दुनिया भर से और फिर यूरोप और एशिया में इंटर होते हैं या एग्ज़िट होते हैं, तो उसका टैक्स तुर्की वसूल नहीं करेगा 100 साल तक। वो 100 साल की मुद्दत अब ख़त्म हो रही है 2023 में। इसलिए वो लोग जिनका कनेक्शन होगा तुर्की के साथ, यानी जिनके पासपोर्ट पे तुर्की का वीज़ा होगा या जो वहाँ की शहरियत या रेजिडेंस रखते हैं, उन्हें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुर्की रिहाइश और काम के लिहाज से एक आइडियल कंट्री पहले भी है, लेकिन अब मज़ीद हो जाएगा। इसकी इकोनॉमी को जो आने वाले 2-3 साल में अब जो बूस्ट मिलेगा, उससे जो तुर्की है वो ऐसा हो जाएगा जिस तरह नॉर्वे, डेनमार्क या जर्मनी है, इस तरह मजबूत हो जाएगा। अभी तुर्की की इकोनॉमी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऐसी नहीं है जैसे यूरोप के किसी दूसरे मुल्क की है। लेकिन आने वाले वक्त में तुर्की की अहमियत में मज़ीद इजाफा होगा। इस लिहाज से दोस्तों, तुर्की का वीज़ा और तुर्की का जो रेजिडेंस परमिट है या उसकी शहरियत है, उसकी एक ख़ास अहमियत है। तो वो लोग जो तुर्की जाना चाहते हैं, तुर्की में सेटल होना चाहते हैं, आसान इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लीगल वे मौजूद है। उसके अलावा आप कोई जो बिज़नेस करना चाहें, लोग वहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ काम करना चाहे तो वो काम कर सकता है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका आसान रास्ता क्या है वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से लॉकडाउन के बाद अगर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिज़म के लिए तुर्की जाना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बहुत कम बजट में आप तुर्की का विज़िट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तुर्की का वीज़ा हासिल करेंगे तो वो 7 दिन से लेके 30 दिन तक का वीज़ा मिलता है। स्टिकर वीज़ा मिलता है। ई वीज़ा जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से शेंगन वीज़ा है या फिर यूके या यूएसए का वीज़ा है। वो लोग ई वीज़ा तुर्की का अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर तुर्की जाना चाहते हैं टूरिज़म के पर्पज़ के लिए तो आपको स्टिकर वीज़ा, जिसे टूरिस्टिक वीज़ा कहा जाता है, वो हासिल करना होगा। उसका अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का एक लिंक है। उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ये बहुत आसान सा फॉर्म है। इसमें नाम, वल्दियत, पासपोर्ट नंबर और दीगर कुछ कवायफ मांगे गए हैं। आपने ये तमाम जो कवायफ हैं उसका इंदराज करना है। उसके बाद इसको सेव करके इसका प्रिंट लेना है। अब वीज़ा फॉर्म का आपने ऑनलाइन फिल कर लिया, उसका प्रिंट आपके पास आ गया। अब जो आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने वो भी नोट कर लें। पासपोर्ट आपका 6 माह वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा 2 फोटोग्राफ जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हों, 2x2 की। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 5x5 यानी 5x5 सेंटीमीटर। एक बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है कि तुर्की के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होता है। अगर आप टूरिज़्म के लिए तुर्की जा रहे हैं तो 4-5 लाख का अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और वेल मेंटेन है तो वो भी चलेगा। 3 माह का बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि कम से कम 6 माह का वक्त जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगाना चाहिए। इसके अलावा फ़्लाइट का टिकट नहीं मांगा गया, बल्कि उसकी सिर्फ रिज़र्वेशन की आपने कॉपी लगानी है। इसी तरह होटल की जो बुकिंग है उसकी भी रिज़र्वेशन की कॉपी आपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस जिस तरह शेंगन वीज़ा के लिए चाहिए होता है 30,000 की, जिसमें कवरेज हो,
वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी कराना होगी। उसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड वो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होगा, वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बआसानी बनवा सकते हैं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एक कवर लेटर लगाना है जिसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है, जिसमें आपने अपना जो विज़िट है उसका पर्पस बताना है और जो वीज़ा ऑफिसर है उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका सैलरी स्लिप्स और जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह होता है या जॉब ऑफ़र लेटर होता है वो आपको लगाना होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस के अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। अगर आपकी इनकम ऐसी है कि आप पे इनकम टैक्स लागू होता है तो आपको फिर अपने जो एनटीएन है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ज़रूर लगाने होंगे। नॉर्मली अब ये हो गया है कि जो लोग भी अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तुर्की समेत, वो आपसे आपके जो टैक्स के पेपर्स हैं वो मांगते हैं। तो अगर आपकी इनकम ऐसी नहीं है तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। आप किसी भी लॉयर से रब्ता करें जो इनकम टैक्स वगैरह को डील करते हैं, तो वो एफबीआर से आपका जो टैक्स का पेपर होता है वो बआसानी आपका जो आईडी कार्ड नंबर होता है उसके ज़रिए वो आपको उसका प्रिंट निकाल कर दे देंगे। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल कर लिया, उसका आपने कॉपी ले ली। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, अपनी फ़ाइल रेडी कर ली। अब आप एम्बेसी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं तुर्की के वीज़ा के लिए। उसके लिए दो वीज़ा सर्विस सेंटर हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ हो सकता है आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट से रब्ता करना पड़े और अपॉइंटमेंट लेना पड़े। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये है कि यहाँ पे दो वीज़ा सर्विसेज हैं, एक है अनातोलिया और दूसरी है गेटवे सर्विसेज। इन दोनों के ईमेल एड्रेस, वेबसाइट के एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो वीज़ा सर्विस सेंटर है अनातोलिया या गेटवे उनके पास आपने जमा कराने हैं। तो जो एम्बेसी की फ़ीस है और जो सर्विस चार्जेस हैं, ये जो कोरियर या आप कह लें जो ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी है, इसके कुल मिला के जो आपका ख़र्चा होगा वीज़ा फ़ीस की मद में वो तकरीबन 16,500 के लगभग है। इसके बाद प्रोसेस होगा, 15 दिन का प्रोसेस है यानी 2 वीक का। उसके बाद अमूमन वीज़ा मिल जाता है। कौन से लोग हैं जिनको तुर्की का वीज़ा बआसानी मिल सकता है और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, वो लोग जिनका पासपोर्ट बिल्कुल ही ब्लैंक है, यकीनन अब तुर्की का वीज़ा उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। तुर्की का वीज़ा मिलने का चांस उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आपको तुर्की का वीज़ा बआसानी मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करें तुर्की का जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, जिसे रेड कार्ड भी कहा जाता है, उसके बारे में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानी या दीगर ममालिक के लोग हैं वो तुर्की जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और वहाँ जाके वो उसको टीआरसी में कन्वर्ट करा लेते हैं बआसानी। ये ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। गो के 2020 में कुछ नए रूल्स आए हैं लेकिन वो रिन्यूअल के लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले तुर्की की जो टीआरसी थी वो बहुत ज़्यादा आसान थी। लोग जाके वहाँ पे टीआरसी हासिल करके उस पे वहाँ काम करते रहते थे और लंबे अरसे तक काम करते रहते थे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब टीआरसी जो है 1 साल के लिए तुर्की की जारी होती है। 1 साल बाद आपको जो टर्किश इमिग्रेशन है उसको रीज़न बताना पड़ेगा अगर आप मज़ीद वहाँ स्टे करना चाहते हैं और रिन्यू कराना चाहते हैं। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपको वहाँ वर्क परमिट हासिल करना पड़ेगा जिसे ब्लू कार्ड कहा जाता है। टेम्परेरी रेजिडेंस जो कार्ड है वो हासिल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। यकीनन आपको आपकी जो रिहाइश है और आपकी इनकम है उसका सॉलिड प्रूफ देना होगा। वो आपकी इनकम आप वहाँ जाके अगर कहीं काम करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा और फिर वही आपका ब्लू कार्ड अप्लाई करेगा। रेड कार्ड आपका पहले बनेगा, उसके बाद फिर ब्लू कार्ड बनेगा। अगर आपने वहाँ जाके काम ढूंढना है या आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या आपको वहाँ बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना होगा कि कम से कम $200-300 माहाना आपके पास हैं जो आप तुर्की में इस दौरान
खर्च कर सकते हैं, यानी अपने अखराजात खुद उठा सकते हैं। जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है टीआरसी के लिए वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप वहाँ जाके कोई लॉयर हायर कर लें, जिसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसमें यह है कि आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे और नॉर्मली बहुत आसानी से टीआरसी मिल जाती है। इसमें मज़ीद एक चीज़ ये है कि अगर 1 साल की आप टीआरसी लेंगे तो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो भी आपको साथ लगाना होगा। तो वहाँ जाने के बाद अगर आपने 1 साल की तुर्की की टीआरसी लेनी है तो उसमें आपको एक तो रिहाइश का ख़र्चा आएगा, उसके अलावा आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस कराना है उसका ख़र्चा आएगा। इसी तरह आपने अपनी इनकम का प्रूफ देना है और उसके अलावा जो अगर आप लॉयर हायर करते हैं तो उसका भी आपको ख़र्चा उठाना होगा। अब टीआरसी अमूमन इसको टूरिस्ट कार्ड कहा जाता है। जो बेस है इसकी वो यही है कि टूरिज़्म के लिए वो एक्सटेंड कर देते हैं, बजाय वीज़ा के वो एक कार्ड जारी कर देते हैं कि आप अगर रहना चाहते हैं, मज़ीद टूरिज़्म करना चाहते हैं तुर्की में तो 1 साल तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो टीआरसी है ये दीगर मकासद के लिए भी यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शॉर्ट टर्म स्टडी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, जैसे टर्किश लैंग्वेज का कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने का, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस की कोई दुकान ख़रीदना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये जो टीआरसी है 1 साल की ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि तुर्की की जो टीआरसी है 1 साल की, इस पर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर वहाँ किसी ने काम करना है तो उसका लीगल तरीका ये है कि आप फिर ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आप खुद अप्लाई करें। उसमें भी आपको ये इनकम का अपनी प्रूफ देना होगा कि मेरी इतनी इनकम है और मैं वहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ 1 साल के लिए। उस सूरत में अगर आप ब्लू कार्ड खुद अप्लाई करते हैं तो आपको फिर उसका जो टैक्स है वो अदा करना होगा। हर माह जो उसका टैक्स होता है वो अदा करना होगा। अदरवाइज़ आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं तो फिर एम्प्लॉयर आपका वो टैक्स अदा करता है। पहले ये होता था कि जो लोग टीआरसी यानी रेड कार्ड वो बनवा लेते थे और उस पर काम वहाँ करते हैं लोग, अभी भी करते हैं। लेकिन ये है कि बेहतर है कि आप लीगल रास्ता इख्तियार करें, कोई एम्प्लॉयर ढूंढें और फिर ब्लू कार्ड अपना बनवाएं। कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लोग हैं जिनको तुर्की में बआसानी काम मिल जाता है, तो उसमें आप ये समझ लें कि जो सिलाई का लोग काम करते हैं उनको बआसानी वहाँ काम मिल जाता है। उसके अलावा टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग इस तरह का जो कोई टेक्निकल काम जानते हैं उन्हें भी बआसानी वहाँ काम मिल जाता है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी लोगों को काम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और जाते के साथ ही आपको वहाँ काम मिल जाएगा। तो दोस्तों तुर्की का टूरिस्टिक वीज़ा या विज़िट वीज़ा या तुर्की की रेजिडेंस कार्ड और ब्लू कार्ड, इसके बारे में जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में हमने वो आपके साथ शेयर की। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आप में से कौन कौन से लोग पहले तुर्की जा चुके हैं? अगर जा चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप में से वो कौन कौन से लोग हैं जो तुर्की जाना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं या फैमिली समेत जाना चाहते हैं, टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं या वहाँ परमानेंट सेटलमेंट का इरादा रखते हैं? तो ऐसी सूरत में भी आप हमें कमेंट करके बताइए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।